Hello students, today we are going to start chapter number 2 of business studies, principles of management. Here we are discussing 14 principles of management propounded by Henry Fayol. Before starting this, we are discussing background and history of Henry Fayol. His lifetime was 1841 to 1925 and he was born in France in 1841. After that, he got degree in mining engineer in 1860 and started working as an engineer in coal mining company. In 1888, he was promoted as the managing director of the company. And at that time, the company was in the situation of insolvency. Insolvency means when the company's liabilities are greater than their assets. जब कंपनी की लाइबिलिटीज़ एसेट से ज़्यादा होती हैं, कंपनी अपने डे टू डे एक्सपेंसेस, एक्सटर्नल डेट्स पे ऑफ नहीं कर पाती, तो कंपनी क्या हो जाती है? इंसॉल्वेंट. तो एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी हेनरी फ्योल ने चैलेंज एक्सेप्ट किया कि वो अपनी सारी मैनेजरियल टेक्निक्स, जितने भी मैनेजरियल प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे अप्लाई करेंगे और कंपनी को फिर से सक्सीड करेंगे. When he retired after 30 years, तो कंपनी वॉज अ लीडिंग कोल स्टील कंपनी जिनका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड था, जिनकी अच्छी गुडविल थी मार्केट में. ठीक है. नाउ वी आर डिस्कसिंग मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ फ्योल. बेटा, हेनरी फ्योल बिकम फेमस एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट. इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है और इनके जो 14 प्रिंसिपल्स अब हम पढ़ेंगे उसे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, 14 प्रिंसिपल्स भी कहते हैं. इन 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से, ये 3 कॉन्ट्रीब्यूशन, दीज आर जस्ट दी हेडिंग्स, इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है अभी इसमें. इनकी जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशंस इन्होंने करी हैं, इसके लिए इन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहते हैं हम लोग. सबसे पहला पॉइंट है ए पॉइंट, ही मेड डिस्टिंक्शन, ही मेड डिफरेंस बिटवीन मैनेजरियल एंड टेक्निकल स्किल्स. 2 तरह के स्किल्स होते हैं, मैनेजरियल, टेक्निकल, दोनों में इन्होंने डिफरेंशिएशन बताया. बी पॉइंट है, ही आइडेंटिफाइड द मेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ फंक्शन. बेटा, आपने चैप्टर 1 पढ़ा है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. उसमें आपने 5 फंक्शंस पढ़े थे मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. वो जो 5 फंक्शन हैं वो भी हेनरी फ्योल ने ही प्रोपाउंड किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं. बट हिज वर्जन वॉज लिटिल बिट डिफरेंट. इनका वर्जन जो था वो थोड़ा डिफरेंट है. इन्होंने प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल के नाम से करे हैं, लेकिन फिर इसके नाम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हो गए. बट ही इज द पर्सन हु आइडेंटिफाइड दीज स्टेप्स ऑल्सो, राइट. सी पॉइंट, ही डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल्स. जो अब हम 14 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे हेनरी फ्योल के, वो इन्होंने डेवलप किए हैं, जो गाइडलाइंस है मैनेजर्स के लिए टू परफॉर्म द मैनेजरियल एक्टिविटीज़. बेटा, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है और जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है, इसमें से MCQ क्वेश्चन आता है 1 मार्क का. लॉन्ग क्वेश्चन आने के कम चांस होते हैं. ठीक है. 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन है, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, इनिशिएटिव, स्पिरिट, डी कॉर्प्स. दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. इसको आपने सीक्वेंस मैनर में नहीं करना है, आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इनके पॉजिटिव, नेगेटिव, इनके डायग्राम, एग्जाम्पल्स और मीनिंग बिल्कुल अच्छे से पढ़ना. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नाउ वी आर स्टार्टिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फ्योल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. बेटा, इस वाली वीडियो में मैं आपको फर्स्ट 4 प्रिंसिपल्स पढ़ाऊंगी हेनरी फ्योल के. ये पार्ट 1 होगा हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का. उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें नेक्स्ट प्रिंसिपल्स कंटिन्यू होंगे. इसमें हम 4 प्रिंसिपल स्टडी करेंगे. ठीक है. वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क, ये आप इमेज देख रहे होंगे. काम को डिवाइड करना, वर्क मीन्स काम, डिवीजन मीन्स डिवाइड करना. सो वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क. टास्क को हम जॉब भी बोलते हैं. आपको मैंने अभी बताया था, हेनरी फ्योल ने डिस्टिंक्शन करा हुआ है काम को टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल्स के हिसाब से. तो हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फ्योल, काम को डिवाइड करना है छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉल पार्ट्स में. जब आप एक काम कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं, सो इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, है ना, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं. तो आपको एक ही काम मिलना चाहिए. अगर आपको एक काम मिला है, डेलीगेट हुआ है, तो आप उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं. इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. ठीक है. दिस इज द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू फ्योल. सारा काम हमें डिवाइड करना है इनटू स्मॉल टास्क
और work can be divided according to technical or managerial skills. So it leads to specialization. Second principle is authority and responsibility. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले अथॉरिटी होती क्या है? अथॉरिटी मीन्स द राइट टू गिव ऑर्डर्स, अथॉरिटी को हम पावर भी बोलते हैं. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जिम्मेदारी. इट मीन्स द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द टास्क ऑन टाइम, हम टाइम पे काम कर पाए उसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी. अकॉर्डिंग टू फ्यूल देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए. बोथ शुड गो हैंड इन हैंड. ठीक है, अगर हमारी अथॉरिटी ज़्यादा होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो अथॉरिटी का क्या लोग उठाएंगे? मिसयूज़ करेंगे, पावर को मिसयूज़ करेंगे. एंड इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ग्रेटर देन अथॉरिटी, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी अथॉरिटी से तो पर्सन बिकम इनइफेक्टिव, पर्सन इनइफेक्टिव हो जाएगा, वो टास्क को टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर है, उसको मैन्युफैक्चर करने हैं स्कूटर. ही आस्क हिज फोरमैन टू अचीव अ टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 500 स्कूटर्स पर डे. 500 स्कूटर्स बनानी है पर डे में. बट इट डजंट गिव हिम दी अथॉरिटी, उसने पावर तो दी नहीं. ये तो बोल दिया कि 500 स्कूटर्स बनानी है पर डे में, फोरमैन को प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला. बट ही डजंट गिव हिम दी अथॉरिटी, उसने पावर नहीं दी. क्या आप किस चीज़ की पावर चाहिए? टूल्स की, मटीरियल की. आप टूल्स लेके आओगे, मटेरियल लाओगे, उसके लिए आपको कोई फाइनेंस करेगा, तब आप मटेरियल लाओगे, तब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे. ठीक है, सो फोरमैन इज नॉट एबल टू अचीव दी टारगेट, फोरमैन ने टारगेट अचीव नहीं करा. इस केस में प्रोडक्शन मैनेजर जो है ही कैन नॉट ब्लेम दी फोरमैन, वो फोरमैन को ब्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज ही डजंट गिव हिम दी अथॉरिटी, क्योंकि उसने अथॉरिटी तो दी नहीं टूल्स एंड मटेरियल की. अगर आप किसी को अथॉरिटी नहीं दे रहे और ये बोल रहे हो 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, रिस्पॉन्सिबल तो हो आप कि आपको ये प्रोड्यूस करने हैं 1 महीने के अंदर अंदर, लेकिन आप उसे पावर तो दे नहीं रहे, अथॉरिटी तो दे नहीं रहे, तो आप उसे लास्ट में ब्लेम भी नहीं करोगे. ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अकॉर्डिंग टू फ्यूल, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, दोनों इक्वल होनी चाहिए. बोथ शुड गो हैंड इन हैंड. Third principle is principle of discipline. So discipline is the obedience to rules and regulations. जितने भी कंपनी में रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसको फॉलो करना, दैट इज डिसिप्लिन. जो कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, नेसेसरी होते हैं. फ्यूल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू फ्यूल, 3 ये बेसिक पॉइंट्स है, ये ध्यान रखेंगे आप. गुड ए पॉइंट है गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स. सारे लेवल्स पे आपने लेवल्स पढ़े हैं, टॉप, मिडिल, लोअर. बेटा सारे लेवल्स पे जो भी पोस्ट है उस हिसाब से सुपीरियर्स अच्छे होने चाहिए. सेकंड, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स. जो भी कंपनी की पॉलिसीज हैं, रूल्स, रेगुलेशंस हैं, वो फेयर होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए. फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, उसमें कोई किसी तरह की कोई पार्शियलिटी ना रहे. थर्ड पॉइंट है जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज. अगर कोई रूल वॉयलेट करता है तो पेनल्टी होनी चाहिए. जैसे कोई रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, एब्सेंट है, लेट आता है, ऐसे एम्प्लॉयज़ को पेनल्टी, ऐसे एम्प्लॉयज़ के साथ पेनल्टी होनी चाहिए. तो ये 3 अकॉर्डिंग टू फ्यूल आपको याद रखने हैं. गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स. सी पॉइंट्स है जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज. बेटा एक चीज़ इसमें और ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे डिसिप्लिन प्रिंसिपल का मतलब सिर्फ डिसिप्लिन ये नहीं होता कि सब चीज़ सिस्टमैटिक हो. ठीक है, डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम रूल्स फॉलो करें. अपार्ट फ्रॉम दिस, अकॉर्डिंग टू फ्यूल ने ये बोला है कि बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑनर देयर कमिटमेंट्स. वो एक टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के लिए जो उनके कमिटमेंट्स हैं वो दोनों लोग ऑनर करें, उसे फुलफिल करें. वर्कर्स अपने पार्ट पे करें, मैनेजमेंट अपने पार्ट पे करे. फॉर एग्जाम्पल, ये सुनेंगे ध्यान से, लेबर में और मैनेजमेंट में एक एग्रीमेंट हुआ, क्योंकि कंपनी लॉस में चल रही है तो वर्कर्स को मैनेजमेंट ने बोला कि आप इस टाइम पे, कंपनी लॉस में चल रही है तो कंपनी को लॉसेस से निकालने के लिए ओवर टाइम करें, लेकिन आपको कोई एडिशनल पेमेंट नहीं मिलेगा, कोई बोनस नहीं मिलेगा. इन रिटर्न मैनेजमेंट ने ये प्रॉमिस किया कि जब कंपनी लॉसेस से निकल जाएगी, कंपनी दोबारा से ग्रोइंग स्टेज पे आ जाएगी, प्रॉफिट्स में होगी, तो हम उनकी वेजेस को इंक्रीज कर देंगे. ठीक है, तो वर्कर्स ने क्या करा, क्योंकि कंपनी लॉसेस में है तो वर्कर्स ने विदाउट एडिशनल पेमेंट ओवर टाइम करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो वर्कर्स ने तो अपने पार्ट पे डिसिप्लिन मेंटेन करा कि जो मैनेजमेंट ने बोला, मैनेजमेंट ने जो उनसे प्रॉमिस लिया वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया. आफ्टर दैट
जब कंपनी लॉसेस से निकल गई तो मैनेजमेंट ने उनकी वेजेस अगर इंक्रीज नहीं करी, इसका मतलब मैनेजमेंट अपना कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर रही है, अपना कमिटमेंट ऑनर नहीं कर रही है, तो यहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, अगर मैनेजमेंट वेजेस इंक्रीज कर देगी तो इसका मतलब मैनेजमेंट वर्कर्स दोनों अपने पार्ट में अपने कमिटमेंट पूरे कर रहे हैं और यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है। तो अपार्ट फ्रॉम रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसमें एक लाइन आपको और याद रखनी है, बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट शुड ऑनर देयर कमिटमेंट्स टुवर्ड्स ईच अदर। जो भी वो एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, उसे ऑनेस्टी से कंप्लीट करें, फुलफिल करें। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग फोर्थ प्रिंसिपल। फोर्थ प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। बेटा यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ठीक है, आप ये इमेज देखेंगे, सुपीरियर जो है वो सबऑर्डिनेट को काम दे रहा है, दैट इज द यूनिटी ऑफ कमांड। और यहाँ पे 3 सुपीरियर हैं, सुपीरियर 1, सुपीरियर 2, सुपीरियर 3, सबऑर्डिनेट को वो ऑर्डर दे रहे हैं। तो बेटा अगर एक से ज़्यादा लीडर होंगे तो जो फॉलोअर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, किसका हमें फॉलो करना है, किसका हमें फॉलो नहीं करना। तो अगर यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में तो सबऑर्डिनेट्स एम्प्लॉयज कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका ऑर्डर फॉलो करा जाए और किसका इग्नोर किया जाए। सो देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही बॉस होना चाहिए। एक मैंने आपको ये फ्रेज लिखवाया है, ड्यूअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड। बेटा ड्यूअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड का मतलब है अगर आपको एक से ज़्यादा लोग ऑर्डर देंगे तो आप ना तो एक का भी फॉलो कर पाओगे, आप हमेशा ही कंफ्यूज रहोगे किसका फॉलो करना है, किसका इग्नोर करना है। तो ड्यूअल सबऑर्डिनेशन अवॉइड करी जाती है इस प्रिंसिपल में, यूनिटी ऑफ कमांड में। सब सुपीरियर जो है एक सुपीरियर ही होना चाहिए एक ही सबऑर्डिनेट के साथ वन टाइम पे। ठीक है, दिस इज द यूनिटी ऑफ कमांड। अगर ये प्रिंसिपल हम फॉलो नहीं करते तो सबऑर्डिनेट विल गेट कंफ्यूज्ड, और सबऑर्डिनेट अगर कंफ्यूज्ड हो गया देन द टारगेट विल नॉट बी अचीव्ड ऑन टाइम। ठीक है बेटा, आज आप गो थ्रू कर लेंगे 4 प्रिंसिपल्स, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम बाकी के प्रिंसिपल्स। ठीक है, थैंक यू ऑल।